नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शारदा एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके कई सारे एग्जाम्स में काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। जैसे एसएससी या फिर स्टेट लेवल के जो भी एग्ज़ाम्स हैं, रेलवेज के जो एग्ज़ाम्स हैं, उन सारे एग्ज़ाम में जीएस के जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं उनकी हम ये सीरीज लेकर आए हैं। सबसे पहले हम बायोलॉजी से स्टार्ट कर रहे हैं। तो डेली अब हम कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन डालेंगे अलग अलग जीएस के सब्जेक्ट्स की। देखिएगा, इस सीरीज में बायोलॉजी से स्टार्ट कर रहे हैं और जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर वो ये है, व्हाट इज फार्मिंग, व्हाट इज फार्मिंग एलोंग विथ एनिमल हस्बेंड्री कॉल्ड। तो एनिमल हस्बेंड्री के साथ अगर खेती की जाती है उस प्रकार की खेती को क्या कहा जाता है? क्लियर? व्हाट इज फार्मिंग एलोंग विथ एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब होता है पशुपालन। तो अगर आप कोई खेती कर रहे हैं और खेती में आप साथ में क्या कर रहे हैं, पशुपालन भी कर रहे हैं। तो अगर आप पशुपालन भी कर रहे हैं और साथ में अगर आप खेती भी कर रहे हैं तो इस प्रकार की खेती को, इस प्रकार के फार्मिंग को क्या कहेंगे? देखिए, जो ऑप्शन है वो है मिक्स्ड फार्मिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग, डेयरी फार्मिंग और ट्रक फार्मिंग। तो देखिएगा, यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा मिक्स्ड फार्मिंग। इट मीन्स मिक्स्ड फार्मिंग इज अ फार्मिंग इन विच वी आर परफॉर्मिंग, जिसमें हम परफॉर्म करते हैं फार्मिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो दोनों चीज़ों को जब साथ में किया जाता है उस प्रकार की फार्मिंग को हम बोलते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। देखिए, अगर हम बात करें मिक्स्ड क्रॉपिंग की, तो मिक्स्ड क्रॉपिंग का मतलब ये होगा कि एक ही फील्ड में, एक ही खेत में दो या तीन अलग अलग प्रकार के क्रॉप्स को जो है उनकी खेती करना। तो अलग अलग प्रकार के डिफरेंट 2 और 3 टाइप के अगर क्रॉप्स को हम सेम फील्ड में अगर उनकी खेती करें तो उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। डेयरी फार्मिंग का मतलब ये होगा कि अगर हमारा जो बेसिकली जो हमारा टारगेट है वो सिर्फ मिल्क प्रोडक्शन को लेकर है, तो इस प्रकार की फार्मिंग को हम डेयरी फार्मिंग कहते हैं। देखिए, ट्रक फार्मिंग का मतलब होता है जब हम फसल को उगाकर कहीं दूर भेजते हैं, इस तरह की फार्मिंग को हम बोलते हैं ट्रक फार्मिंग। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर। देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, ब्लड डज नॉट coagulate inside the body due to the presence of। इट मीन्स क्वेश्चन का मतलब ये हो रहा है कि शरीर के अंदर रक्त का थक्का क्यों नहीं जमता है। ब्लड डज नॉट coagulate इनसाइड द बॉडी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो जैसे हमें अगर चोट लग जाती है तो ब्लड की क्लोटिंग हो जाती है और धीरे धीरे ब्लड का बहना बंद हो जाता है। क्लियर? तो बेसिकली अगर चोट लगे तो ब्लड की क्लोटिंग होना जरूरी है, लेकिन इनसाइड अगर हमारे शरीर के अंदर क्लोटिंग हो तो ये हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। तो बेसिकली शरीर के अंदर ब्लड की क्लोटिंग क्यों नहीं होती है? जैसे आप कितनी भी ठंड में चले जाएं, कितनी भी गर्मी में चले जाएं, लेकिन ब्लड के का जो बेसिक टेम्परेचर है वो सेम ही रहता है, चाहे कितना भी ठंड हो चाहे कितनी भी गर्मी हो। तो ये जो क्लोटिंग है शरीर के अंदर वो क्यों नहीं होती, किस प्रोटीन के प्रेजेंस के कारण नहीं होती है? यहाँ पे ऑप्शन है प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, फाइब्रिन या फिर हिपेरिन। तो देखिए, इसका जो आंसर होगा वो होगा हिपेरिन। हिपेरिन प्रोटीन आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रिवेंट क्लोटिंग ऑफ ब्लड इनसाइड द बॉडी। क्लियर? तो हिपेरिन जो प्रोटीन होता है ये सिक्रीट होता है लीवर से। अगर हम बात करें फाइब्रिन की, फाइब्रिन रिस्पॉन्सिबल है क्लोटिंग के लिए। क्लियर? हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर मौजूद होता है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। ठीक है, ब्लड में जो देखिए, अगर ब्लड की बात करें तो ब्लड में 60% जो होता है वो प्लाज्मा होता है। क्लियर? ब्लड के टोटल 100% में 60% क्या होता है, प्लाज्मा होता है। क्लियर? ये लाइट येलो म्यूस्लीजीनियस लिक्विड होता है ब्लड का। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पे देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने वो है, हाउ मेनी चेम्बर्स डज अ मेमेलियन हार्ट हैव। इट मीन्स कि एक मेमल के हृदय के अंदर कितने चेम्बर होते हैं। क्लियर? मेमल मतलब कि स्तनपायी जो जीव होते हैं उनके हृदय के अंदर कितने चेम्बर होते हैं। देखिए, ऑप्शन है 3, 2, 4 और 5। देखिए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या होगा कि एक मेमल के हृदय में 4 चेम्बर होते हैं। क्लियर हो गया आप लोगों को? देखिए, जो हृदय होता है उसमें 4 चेम्बर होते हैं। 4 चेम्बर कौन कौन से होते हैं? देखिए, मान लीजिए अगर यहाँ पर हम एक हार्ट को इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं, तो इस तरह से यहाँ पर ये जो 4 चेम्बर इसमें हमने बनाए हैं। क्लियर? अब ये जो 4 चेम्बर हैं उन ये इस तरह से हार्ट के 4 चेम्बर होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। क्लियर? इस तरह से ये वाला जो पार्ट होता है ये हार्ट का राइट पार्ट होगा और ये वाला जो पार्ट होगा ये लेफ्ट पार्ट होगा। क्लियर? अब ये जो पहला चेम्बर होता है इसको हम बोलते हैं ऑरिकल और इसे भी बोलते हैं ऑरिकल। क्लियर?
तो ये जो है लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, और ये जो पार्ट होता है इसे बोलते हैं वेंट्रिकल, और ये भी होता है वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल क्लियर हो गया आप लोगों को। अब यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पर ये बात है कि ये जो होगा ना, ये होगा राइट और ये होगा लेफ्ट। क्लियर, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इस तरह से हम आगे इनके बारे में डीप में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप लोग इतना समझें, ये 4 चेंबर होते हैं, ओरिकल, वेंट्रिकल, ओरिकल, वेंट्रिकल, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, हिंदी में बोलेंगे आलिंद और निलय। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, देखिए, लीच इट मीन्स जोंक जो होता है, जोंक या लीच इज एन इक्टोपेरेसाइट ऑन केटल विच इज। तो लीच या जोंक मवेशियों पर एक बाह्य परभक्षी की तरह होते हैं जो कि हैं। तो इट मीन्स कि लीच या जो जोंक जानवरों के ऊपर लग जाते हैं वो एक प्रकार से क्या है, क्या वो कार्निवोरस है, इट मीन्स मांसाहारी है, क्या वो ओमनीवोरस है, इट मीन्स सर्वभक्षी है, क्या वो सेंग्विवोरस है, इट मीन्स रक्त पिपासु है, या फिर वो हर्बीवोरस है, इट मीन्स शाकाहारी है। तो देखिए इसका आंसर सिंपल सा होगा कि एक प्रकार से रक्त पिपासु है। ठीक है, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, विच अमोंग द फॉलोइंग इज द स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर। इनमें से कौन सी प्राकृतिक शुगर है जो सबसे ज़्यादा स्वीटेस्ट है, सबसे ज़्यादा मीठी है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए, लेक्टोस, माल्टोस, ग्लूकोस और फ्रुक्टोस। देखिए जब हम कोई भी खाना ग्रहण करते हैं, कोई भी जब हम फूड लेते हैं, तो फूड के अंदर से हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, और उन न्यूट्रिएंट्स में सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो पार्ट होता है वो कार्बोहाइड्रेट का होता है। और कार्बोहाइड्रेट का जब फाइनल प्रोडक्ट बनता है डाइजेशन की प्रोसेस में, कार्बोहाइड्रेट का जब फाइनल प्रोडक्ट बनता है तो उसको हम शुगर बोलते हैं। अब ये शुगर होती है 4 टाइप की होती है, लेक्टोस, माल्टोस, फ्रुक्टोस और ग्लूकोस। इन चारों में सबसे ज़्यादा जो मीठी होती है, सबसे ज़्यादा जिसकी स्वीटनेस होती है वो होती है फ्रुक्टोस की। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर वो ये है, हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट एंटीबायोटिक। तो पहली एंटीबायोटिक का डिस्कवर किसने किया था, ऑप्शन देख लेते हैं। लुई पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, वाटर वाल्टर फ्लेमिंग और सी वॉक्समैन। तो बेसिकली जो इसका आंसर होगा वो होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिन्होंने 1928 में 1928 में पेनिसिलिन नामक फर्स्ट एंटीबायोटिक की डिस्कवरी की थी। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ये, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स पेयर्स आर इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी यानी मानव शरीर के अंदर या मानव शरीर की कोशिकाओं के अंदर कितने पेयर होते हैं गुणसूत्रों के या फिर क्रोमोसोम्स के। तो 24, 23, 22 या 19। तो इसका आंसर सिंपल ही होगा, कितना होगा, 23। क्लियर हो गया सभी को। जो क्रोमोसोम्स के पेयर होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर वो कितने होते हैं, 23। यहाँ पे अगर हम बात करें थोड़ा सा और इसको समझ लें, जैसे मेल और अगर फीमेल है, तो देखिए मेल में जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें देखिए 44 तो ऑटोसोम्स होते हैं यानी सेम होते हैं, प्लस एक जो होता है उसमें होता है एक्स और वाई क्रोमोसोम। क्लियर, एक्स और वाई क्रोमोसोम, जिसे हम सेक्स हार्मोन या सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। अगर हम बात करें फीमेल की, तो फीमेल में क्या होते हैं 44 प्लस एक्स एक्स क्रोमोसोम। क्लियर, तो ये भी होगा सेक्स क्रोमोसोम। तो यहाँ पर जो निर्धारण होता है वो मेल ही करता है कि जो अगला जो बेबी होगा वो मेल होगा फीमेल होगा, उसका डिक्लेरेशन किसके जरिए होता है, किसके क्रोमोसोम से होता है, तो मेल के क्रोमोसोम से होता है। क्लियर, जो भी मेल होगा उसमें एक क्रोमोसोम एक्स वाई होगा, फीमेल में सारे ही क्रोमोसोम क्या होंगे, एक्स एक्स होंगे। ठीक है, तो आप लोग फिलहाल पेयर ध्यान रखिए, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम ध्यान रखिए, ह्यूमन में होते हैं 23। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट आर द 3 प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स नीडेड फॉर प्लांट ग्रोथ। यानी पेड़ पौधों की ग्रोथ के लिए सबसे महत्वपूर्ण 3 पोषक तत्व कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन ऑक्सीजन सिलिकॉन, पोटेशियम बोरोन नाइट्रोजन, या फिर नाइट्रोजन फॉस्फोरस आयरन। देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। तो बेसिकली प्लांट की ग्रोथ के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो ये 3 हैं, कौन कौन से, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। देखिए अगर हम बात करें तीनों की, तो यहाँ पर जो है तीनों, उसमें अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन पेड़ पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया, उसमें महत्वपूर्ण रोल निभाता है।
फॉस्फोरस की बात करें तो प्लांट टिश्यू के डेवलपमेंट में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पोटेशियम की अगर बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड के रेगुलेशन में जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है पेड़ पौधों में, वो पोटेशियम की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं यहाँ पर। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि रेड ब्लड सेल्स कैरी, इट मीन्स आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स इट मीन्स आरबीसी, जिसका साइंटिफिक नेम है ठीक है, रेड ब्लड सेल्स इट मीन्स लाल रक्त कोशिकाएं। देखिए, कैरी एंड डेज एंड रिमूव डेज फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। तो आरबीसी किस प्रोटीन को, किस चीज को कैरी करती है और किस चीज को रिमूव करती है? तो आप लोगों को पता है सिंपली, रेड ब्लड सेल्स कैरी करती है ऑक्सीजन को और रिमूव करती है कार्बन डाइऑक्साइड को। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कैरी करती है किसको? ऑक्सीजन को। पूरे शरीर में ऑक्सीजन को सर्कुलेट करने का जो बेसिक फंक्शन है वो आरबीसी का है। आपके शरीर के हर एक पार्ट पर ऑक्सीजन पहुंच रहा है और इस ऑक्सीजन को वहां तक लेकर जाने का काम किसने किया है? रेड ब्लड सेल्स ने किया है। क्लियर? और हर एक पार्ट में जो इम्प्योरिटी बन रही है, इट मीन CO2, उसे वहां से लेकर लंग्स तक, फेफड़ों तक छोड़कर आने का काम भी कौन करता है? आरबीसी करता है। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं यहाँ पर। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, विटामिन ई इज गुड फॉर, विटामिन ई किस चीज के लिए अच्छा माना जाता है? तो यहाँ पे है इम्यूनिटी, स्किन, आईज या ऑल ऑफ दी अबव। तो इम्यूनिटी के लिए, स्किन के लिए, आईज के लिए या फिर सभी के लिए? तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि एयर ट्रेवल्स थ्रू द लेरिंग्स एंड फेरिंग्स इन द थ्रोट टू द। तो क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो ऑक्सीजन है या जो वायु है वो गले से होकर गुजरती, गले में से होकर गुजरती है। तो गले में से जब ये होकर गुजरती है, थ्रोट में से जब ये होकर गुजरती है, तो यहाँ पे जो पार्ट होते हैं वो होते हैं लेरिंग्स और फेरिंग्स। तो लेरिंग्स और फेरिंग्स से होकर ये गुजरती है इन द थ्रोट टू। अब ये कहाँ पर जाएगी? यानी गले के अंदर सबसे पहले लेरिंग्स आएगा, उसके बाद फेरिंग्स। फेरिंग्स का मतलब कि जो वोकल कॉर्ड होता है, जो वॉइस बॉक्स होता है, सिंपली हम जिसे कंठ बोलते हैं गले में, वो होता है फेरिंग, और उसके ऊपर होता है लेरिंग्स। क्लियर? तो लेरिंग्स और फेरिंग्स, उसके बाद गले में से होकर ये जो एयर है, जो ऑक्सीजन है, ये कहाँ पर जाती है? तो बेसिकली इसके बाद जो एक पाइप शुरू हो जाता है, उस पाइप को हम बोलते हैं ट्रेकिया या विंड पाइप या फिर श्वास नली। श्वास नली से फिर ये जो ऑक्सीजन है, जो वायु है, ये जाती है दो डिफरेंट ट्यूब्स में के जरिए लंग्स में, जिनको हम बोलते हैं ब्रोंकाइल ट्यूब। ब्रोंकाइल ट्यूब के बाद आते हैं ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंकाइल्स और ब्रोंकाइल्स के बाद आता है एल्यूलाई। तो इस तरह से ऑक्सीजन फेफड़ों के अंदर अंदरूनी भागों में पहुंचती है डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से। क्लियर? तो फिलहाल जो इसका आंसर होगा वो होगा ट्रेकिया। ठीक है, तो आज के लिए हमारी ये जो MCQ क्वेश्चन है वो खत्म होते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट अगले सेशन में अगले MCQ लेकर आएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।